स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अरसलान अरशद, जो कि हमारे प्यारे दोस्त हैं। रिसेंटली इंडोनेशिया से वापस आए हैं, जहां उन्होंने प्लांट ब्रीडिंग और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर मास्टर की डिग्री हासिल की है फ्रॉम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बोगर। तो आज हम इनका जो इंडोनेशिया में जो इनका स्टे था उसके बारे में जानेंगे, इनकी जर्नी के बारे में। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अरसलान भाई, आप रिसेंटली इंडोनेशिया से वापस आए हैं और महीने के बाद आने के बाद पाकिस्तान में स्टे करने के बाद अब आपका वापस जाने का इरादा है। तो क्या रीज़न है आपका वापस जाने के लिए? रीज़न्स तो काफ़ी सारी हैं। पहली तो कंटिन्यूटी ऑफ माय स्टडी है। मैं चाहता हूँ कि मास्टर्स के फ़ौरन बाद ना जो माइंडसेट बना हुआ है एक डिग्री कंटिन्यू करने का, एक तो वो है। दूसरा, आज से जो 3 साल पहले मैं पाकिस्तान छोड़ कर गया था तब इन्फ्लेशन थोड़ी सी कम थी। अब जब वापस आया हूँ तो हालात बहुत ज़्यादा ही ख़राब हैं। फ़र्स्ट इंप्रेशन जब पाकिस्तान आप वापस आए तो क्या आपको नज़र आया? पाकिस्तान क्या इंप्रेशन पड़ा कि आप एक बड़े डेवलप्ड मुल्क से वापस आए थे, तो जैसे पाकिस्तान में लैंड हुए हैं तो क्या इंप्रेशन फ़र्स्ट आया आपके दिमाग में? आप ये देख लें कि मैं एक ही दिन में 3 बड़े एयरपोर्ट्स को मेरा ट्रांजिट था, उनको देखता हुआ आ रहा था। तो मैंने पहले जकार्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसको सोकारनो हाता एयरपोर्ट कहते हैं, फिर मैंने बैंकॉक का एयरपोर्ट देखा, और जब मैं लाहौर लैंड हुआ और जैसे ही फ़्लाइट से एग्ज़िट हुआ और इमिग्रेशन, तभी मुझे आइडिया हो गया था पाकिस्तानियों को देखकर। मैं भी पाकिस्तानी हूँ। जकार्ता, बैंकॉक में सब क्यू में खड़े थे, लाइन में खड़े थे। जैसे ही हम लाहौर एंटर हुए तो वो भेड़ बकरियों की लाइन इकट्ठी। इमिग्रेशन पर कोई लाइन नहीं है, सारे बस जी मैंने लास्ट स्टैंप लगवानी है और मैंने एग्ज़िट करना है एयरपोर्ट से। और ख़स्ता हाल एयरपोर्ट, मैंने नाम पहले, ये मेरी फ़र्स्ट ट्रैवलिंग थी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग फ्रॉम लाहौर एयरपोर्ट, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा थी। मैं मुल्तान भी लैंड कर सकता था, लेकिन मैंने प्रेफर किया कि मैं अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर लैंड करूं। तो एक्सपेक्टेशंस चकनाचूर हुई। वहीं से आइडिया हो गया कि मैं पाकिस्तान लैंड कर चुका। मैं मस्कत गया था, तो जब यहाँ से मेरी फ़्लाइट थी तो ऐसा लग रहा था मैं एक खंडर से ना एक पता नहीं बहुत ही यूनिक किस्म की जगह पे आ गया हूँ। जैसे मैं मस्कत एयरपोर्ट पे गया, वहाँ फ्री वाईफाई जो हमारी प्रायोरिटी होती है सबसे पहले, और उसके बाद वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ लोगों का लहजा, प्रोटोकॉल, बड़े प्यार से आपसे बात करते हैं। कोई लाइन यानी कि लाइन नहीं है इस तरह की, मतलब कि धक्का पेल नहीं है। वहाँ लाइन में जाते हैं, लगते हैं, कोई प्रोटोकॉल की लाइन नहीं है ख़ास। तो और जब मैं वापस आया था तो मैं सियालकोट एयरपोर्ट पे लैंड किया। दूर से जब यानी कि हम प्लेन आ रहा था रनवे से, टैक्सी क्या कहते हैं, टैक्सी रोड के ऊपर के, तो एक बिल्डिंग नज़र आ रही थी। 4-5 बंदे थे जो कंधे पे पटका रख के बैठे हुए थे, और मैं यार कहते यार क्या हो गया। वही आप वाली बात, लंबी लाइन है, कोई लड़ रहा है कि एक स्टैंप लग जाए और हम यहाँ से जाएँ। तो अजीब हालात थे। तो इंडोनेशिया में जब आपने लैंड किया, वहाँ वो किस तरह का मुल्क है? क्या वहाँ भी ऐसी चीज़ें हुई थी? नहीं, अगर आप कंपेयर करेंगे ना एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट, तो मैं करता हूँ पाकिस्तानी एयरपोर्ट कहीं स्टैंड ही नहीं करते पूरे वर्ल्ड में। क्योंकि मैंने दुबई, थाईलैंड, इंडोनेशिया में आप इमेजिन करें कि हर मेजर सिटी में ना एयरपोर्ट है। तो बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं। जैसे आप अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट था ना, तो वो इंडोनेशिया के एक छोटे से जो सिटी है ना जहाँ पे ट्रैवलिंग होती है, उस एयरपोर्ट से भी छोटा था और खस्ता हाल था। इंडोनेशिया पाकिस्तान से आपको क्या लगता है कितना आगे है हमसे? हाँ, अगर मैं सोचूं और अगर मार्क्स देने हो, यानी कि कुछ मुल्क हैं 1 से 10 तक, तो पाकिस्तान को क्या नंबर देंगे और इंडोनेशिया क्या देंगे? मैं ओवरऑल तो बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने पाकिस्तान के सिर्फ 2 ही एयरपोर्ट देखे हैं। एक तो मुल्तान। ओवरऑल कंट्री के हिसाब से ही बात करेंगे, ओवरऑल कंट्री के, आप एक पाकिस्तान मुल्क है और एक इंडोनेशिया मुल्क है, तो दोनों को अगर कंपेयर करें तो आप किसको 1 से 10 के दरमियान कैसे पाकिस्तान को क्या मार्क देंगे और इंडोनेशिया क्या मार्क देंगे? ये तो बहुत ऑब्वियस है, पाकिस्तान को 2-3 और इंडोनेशिया को 10/10। क्यों, ऐसा क्या है इंडोनेशिया में? आप ये देखेंगे सोकारनो हाता एयरपोर्ट बहुत बड़ा एयरपोर्ट है और मॉडर्नाइज्ड है। आप जैसे ही इंडोनेशिया लैंड करते हैं तो आप एयरपोर्ट की कंडीशन, स्टाफ का प्रोफेशनलिज्म देखते हैं। आप यकीन माने, मैं लैंड तो हुआ, देखा कोविड चल रहा था, मतलब प्रोफेशनलिज्म उनका चेक करें, वो रिस्पेक्ट करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनको इंग्लिश बोलनी आती है स्टाफ को, ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन है,
लेकिन अगर आप रिस्पेक्टफुल हैं ना, और अगर आप अपनी ज़ुबान में भी बात कर रहे हैं तो वो फ़ील होती है। पाकिस्तान में एक तो हमारा स्टाफ प्रोफेशनल नहीं था, प्रोफेशनल ड्रेसिंग भी नहीं है, तो तंग किया इन्होंने बहुत जाते हुए भी। तो इंडोनेशिया में मैं अपने फ्रेंड्स को सी ऑफ करने आता था, तो मेरे पास वहाँ पर स्कूटी थी, तो मैं स्कूटी भगा के एयरपोर्ट की पार्किंग में घूम रहा हूँ, इधर उधर घूम रहा हूँ, कोई आपको नहीं रोकने वाला। आपने जहाँ जाना है जाएं एयरपोर्ट में, आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास स्टूडेंट कार्ड है, कोई भी नहीं पूछता आपसे। जबकि यहाँ तो जो पहला गेट होता है सिक्योरिटी गेट पार्किंग का, वहाँ रोक लिया जाता है कि आप नहीं जा सकेंगे। आप यकीन माने, मैं अपनी स्कूटी पर अपनी यूनिवर्सिटी से एयरपोर्ट जाता था अपने दोस्तों को सी ऑफ करने। कभी कभी जब टाइम कम रहता होता था और मैं स्कूटी पे चला जाता था, स्कूटी को पार्किंग पर लगाएं और इंटर करें। आप बस ये समझ लें कि जो इमिग्रेशन वाली स्टैंप लगती है ना, जिसके बाद आपने अपने वेटिंग लाउंज में और अपने गेट के पास जाके बैठना होता है कि अब आपने एरोप्लेन लेना है या अपनी फ़्लाइट लेनी है, आप वहाँ तक आपने इमिग्रेशन की जहाँ पर स्टैंप लगेगी ना, आप वहाँ तक अपने दोस्त के साथ, फैमिली के साथ जा सकते हैं। और यहाँ हम सोच भी नहीं सकते इस बात का। अब ये देखें कि मुझे जब मैं पहली दफ़ा गया तो मेरा पासपोर्ट ना यूनिवर्सिटी के पास था वीज़ा एक्सटेंशन के लिए। समझे उस वक्त मैं एक किस्म का आप हिसाब लगा लें इल्लीगल था ना। मेरा पासपोर्ट यूनिवर्सिटी के पास था, वीज़ा एक्सटेंड होने के लिए गया हुआ था, और मैं एयरपोर्ट में ऐसे घूम रहा था जैसे मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, ये मेरा मुल्क है, आपको कोई नहीं पूछने वाला, आप इंजॉय करें। ये नहीं कि पाकिस्तान की तरह मैं मुल्तान से जब मैंने अपनी फ़्लाइट ली तो मेरी फैमिली तकरीबन जो फर्स्ट चेक पोस्ट थी वहीं पर ही रोक लिया गया था। तो आप हिसाब लगा लें, आप अकेले अंदर जा रहे हैं और मुल्तान एयरपोर्ट पे बहुत दलील किया गया था, तंग किया गया था। इस हद तक नौबत आ गई थी कि मुझे फ़्लाइट ही नहीं लेने देनी, वो भी अना की वजह से। एक तो हमारे स्टाफ को प्रोफेशनलिज्म नहीं किसी ने सिखाया, वो समझते कि वो ऑफिसर बन गए तो वो कोई चीज़ है। गुस्सा, पता नहीं वो गुस्सा दिखाते हैं किसी चीज़ का, लाइक ऑफिसर्स एक एटीट्यूड होता है वो उनमें नहीं है, एक गुस्सा दिखाते हैं। कोई यानी कि अब उनके मुताबिक अगर कोई चीज़ नहीं हो रही तो अचानक से गुस्सा आ जाएगा, बदतमीज़ी करेंगे, लहजा उनका बहुत हाश हो जाएगा। तो ये चीज़ बाहर नहीं है। मैंने भी यहाँ पाकिस्तान में नोट किया, जैसे पाकिस्तान में इंटर होते हैं, जो भी अमला है चाहे वो छोटा है बड़ा है, वो बदतमीज़ है, बदतमीज़ी बहुत करता है। अब मेरे पास था ई वीज़ा के ऊपर एक QR कोड होता है, तो आप स्कैन कर सकते हैं उसको। वो QR कोड क्यों दिया गया है ई वीज़ा पर? मुल्तान एयरपोर्ट पे मुझे कहते हैं कि आपका जी ई वीज़ा है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं कहा एक इतनी बड़ी कंट्री वीज़ा दे रही है और एक्सेप्टेबल नहीं है, आप QR कोड स्कैन करें अगर आपको ये वैलिड नहीं लग रहा। तो वो कहते हमने नहीं करना, ये प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी है ना। तो मतलब ये एक लंबी बहस है, ये किसी और दिन करेंगे। किसी और दिन करेंगे। हाँ। बज़ाहिर इंडोनेशिया कैसा मुल्क है, वहाँ के लोग कैसे हैं, मुल्क कैसा है, वहाँ के कल्चर आपको कैसा लगा? बज़ाहिर इंडोनेशिया जो हमारी मेंटालिटी है, मैं तो आपको कहूँगा कि पाक स्टडी में हमें सिर्फ इतना पढ़ाया गया है कि मैदानी इलाकों में बारिश होती है, ये पंजाब में गर्मी होती है, फ़लाँ जगह पे सर्दी होती है, वहाँ पर पहाड़ हैं। जियोग्राफी तो हमें पढ़ाई नहीं गई। तो इंडोनेशिया के बारे में मोस्टली तो पाकिस्तानियों को पता भी नहीं है। वो नहीं, इनको हमने समझते हैं बस कि ये अफ्रीका का मुल्क है। पाकिस्तान में इतना पता है कि मलेशिया, इंडोनेशिया, फ्रांस और चाइना से हम ये चीज़ इंपोर्ट करते हैं, सिर्फ वो नाम हमारे पता का है। तो हमें ये पढ़ाया नहीं जाता कि कौन सा मुल्क कहाँ पर है और वो किस रीजन से बिलोंग करता है, किस कॉन्टिनेंट में है, कहाँ है। मोस्टली पाकिस्तानियों को ये भी नहीं पता कि इंडोनेशिया कहाँ पर है, वो मुसलमान मुल्क है या वो कालों का मुल्क। हम मोस्टली यहाँ पर आवाम समझती है वो इंडोनेशिया अफ्रीकन कंट्री है। तो इंडोनेशिया बहुत खूबसूरत, 17,000 जजीरे हैं सर उनके। अगर आप रोज़ घूमें एक जजीरा, आप हिसाब लगा लें कितने साल चाहिए आपको इंडोनेशिया घूमने के लिए। ग्रीनरी हर तरफ। सबसे ज़्यादा मैं इम्प्रेस हुआ उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर। आइलैंड है ना, तो आइलैंड पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हमारे पास इतना बड़ा मुल्क है, हम फिर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते। उन्होंने आइलैंड्स पे रोड्स बिछाए हुए हैं। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो आपको रोड, जहाँ तक आपने जाना वहाँ पर आपको रोड मिलेगा, पहाड़ के ऊपर आपको इंटरनेट मिलेगा। ये नहीं कि आप नारायण कागान जा रहे हैं, जो नीचे बिस्किट 30 रुपये का मिल रहा है फ़र्ज़ करें, या 50 का मिल रहा है, वो आपको ऊपर कितने का मिलेगा बताएं?
डबल ट्रिपल कर दें उसको। मैं भी 200 का 500 का, ठीक है। वहाँ पर मैं बहुत घूमा हूँ, मुझे शुरू से शौक़ था ट्रैवलिंग का, तो पाकिस्तान में भी ट्रैवलिंग करता था, एक सिटी से दूसरे, मतलब ये साउथ पंजाब में तो बहुत घूमा मोटरसाइकिल पर। तो मोटरसाइकिल की आदत थी, तो वहाँ भी मोटरसाइकिल ले लिया और घूमता रहता था। उसके बाद कल्चरल आपने बात की, तो कल्चर वो अपना खुद ही प्रमोट करते हैं बहुत ज़्यादा। इंटरनेशनल्स के लिए ना उनके प्रोग्राम्स हैं बहुत सारे, समर कोर्सेज हैं यूनिवर्सिटीज़ में ना, जहाँ से वो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं। फ्री फुली फंडेड प्रोग्राम्स होते हैं, वो आपको अकोमोडेशन देते हैं, मील्स देते हैं, समटाइम्स वो आपको ट्रैवल वो भी देते हैं, कॉस्ट भी देते हैं आने जाने की। तो कल्चर वहाँ पर जावानीज़ है, सुंडानीज़ है, जैसे हमारे यहाँ पर राणा, राजपूत, रांगड़, ज़ात पात हैं उधर? ज़ात पात इतनी वो मैटर नहीं करती, मतलब ये बस एज आ उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। डिफ्रेंशिएट मतलब ये आइलैंड, ये हाफ पार्ट सुंडानीज़ का है, ये हाफ साइड, मतलब वो जैसे लैंग्वेज है ना, तो कुछ पार्ट वो लोकल ज़ुबान बोलते हैं लाइक सुंडानीज़, कुछ जावानीज़ बोलते हैं, कुछ भाषा इंडोनेशिया, जैसे हमारी उर्दू है, पूरी कंट्री में सब उर्दू समझ लेते हैं, बोल लेते हैं, तो उनकी भाषा इंडोनेशिया, वो सारे भाषा इंडोनेशिया बोल लेते हैं। लोग कैसे वहाँ के, मिलनसार हैं? लोग बहुत ही प्यारे और मिलनसार हैं, बहुत प्यार से बात करेंगे, और उनकी ज़ुबान में ना मिठास है एक, जैसे उन्होंने कुछ भी कहना है ना, तो वो वहाँ पर कहते हैं बापा। बापा, बापा लाइक फादर, अबू जान। और अगर आप उम्र में बड़े हो मुझसे, तो वो आपको भी बापा कहेंगे, और उसका शॉर्ट फॉर्म है पा। पा माऊ कमाना, लाइक वेयर आर यू गोइंग। सो और अम्मी को कहते हैं ईबू, जो भी आपसे बड़ी होगी फीमेल उसको ईबू कहते हैं। तो रिस्पेक्ट बहुत है उनमें, अगर उन्होंने कोई चीज़ लेनी है तो उसमें भी वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की। लोकल कन्वर्सेशन में बिना रिस्पेक्ट, मतलब कोई चीज़ बिना, थोड़ी सी भी गलती हो गई है किसी से, गलती नहीं होती हमारे लिए, पाकिस्तान में तो वो कुछ है ही नहीं ना। उनके लिए अगर छोटा सा कुछ भी काम हो गया तो वो माफ़िया माफ़िया माफ़िया, वो माफ़ करते करते पूरा दिन गुजार देंगे। लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा होता है, हर जगह होता है, लेकिन मैंने वहाँ नहीं देखा। वहाँ पर मैंने 1-2 लड़ाइयाँ देखी हैं, वो भी बाइकर्स की आपस में। वैसे कम्युनिटी आपस में बहुत पीसफुल है। मुस्लिम है सारी कम्युनिटी या कोई यानी और नहीं, 70% से अबव है, आई थिंक 75 है, 77 या मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री। तो एक फ़नी क्वेश्चन है जो मोस्टली हमारे माशरे में तो होता है कि वहाँ के लोग ज़्यादा मुस्लिम हैं या हम पाकिस्तानी लोग ज़्यादा मुस्लिम हैं? यानी कि मुसलमान हम सारे नेशन हैं, उनमें मज़हब का यानी क्या ज़्यादा मज़हब को फॉलो करते हैं, किस हिसाब से वो रहते हैं, ये इसको ज़रा एक्सप्लेन करिए। आपको वो बात तो पता होगी, जो चीज़ आपको वो मिले ना विरासत में या मुफ्त मिले, उसको इंसान की कदर नहीं होती उस चीज़ की ना। तो हमें इस्लाम विरासत में मिला है हमारे बड़ों से। तो इंडोनेशिया में ट्रेडर्स के ज़रिए, तिजारत के ज़रिए इस्लाम आया था, तो वो लोग फॉलो करते हैं। वहाँ पर नमाज की अदायगी, मतलब जो यहाँ पर आप जुमे की सफ़ में देखते हैं ना अवाम, वो आपको वहाँ पर हर नमाज में मिल जाएंगे, फजर में भी मिल जाएंगे मस्जिद में। छोटे छोटे बच्चे सर पे टोपी, कंधे पे जाए नमाज रख कर मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, जैसी अज़ान होती है। हर गली, हर मोहल्ले में मस्जिद होगी। उसके बाद हर दुकान, हर सुपर स्टोर, हर जगह पर आपको ना जाए नमाज मिलेगी और वज़ू के लिए जगह मिलेगी। आपने नमाज़ पढ़नी है, आपको हर जगह मुसल्ला मिलेगा, वो मस्जिद को कहते हैं मुसल्ला। तो उन्होंने हर सुपर मार्केट में, जैसे हमारे यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर हैं, उनकी तो खस्ता हाली आपको पता है ना कितनी खस्ता हाल है, कोई एयर कंडीशन नहीं, कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं। वहाँ पर है इंडो मार्ट हैं बड़े बड़े, वो आपको हर गली हर बाज़ार में मिल जाएंगे। इवन के पहाड़ की चोटी पर भी इंडो मार्ट मिल जाएगा। वहाँ पर हर चीज़ ऑनलाइन है, मतलब उनकी ऑनलाइन प्राइसिंग होती है हर रोज़ की। वहाँ पर भी आपको मुसल्ला मिलेगा, मस्जिद मिलेगी। नमाज के लिए पाबंदी है, नमाज़ पढ़ते हैं वो। ये चीज़ मैंने भी देखी है। मैं ओमान का एक शहर मस्कत, उसका मैं 2 महीने में वहाँ रहा था, तो वो अरबी लोग नमाज को नहीं छोड़ते, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, उनको थोड़ा सा टाइम फ्रेम मिलेगा वो आकर नमाज लाजमी पढ़ेंगे। मैंने देखा उन्होंने जगह मिल रही है, नहीं मिल रही, थोड़ी जगह मिली, उन्होंने नमाज़ पढ़नी है। मैं कैंप में रहता था, लिटिल इंडिया कैंप था,
तो उसमें हम बांग्लादेशी भी थे, इंडियंस भी थे, पाकिस्तानी भी। तो वहाँ मुस्लिम, क्रिश्चियंस, हिंदू तीनों यानी कि मज़ाहिब थे। तो जब अज़ान होती थी तो मुस्लिम्स मस्जिद की तरफ चल पड़ते थे। तो वहाँ एक डिफ्रेंशिएशन था कि ये जो मस्जिद तरफ जा रहा है वो मुस्लिम है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो फिर भी जो यानी कि बरसगीर से गए हुए हैं, फिर भी रूम्स में होते थे। तो वहाँ जो मैंने देखा ना कि अरबी लोग हैं वो नमाज़ नहीं छोड़ते। एक जो वहाँ जो मैंने सबक सीखा कि एक नमाज ही है जो एक मुस्लिम और काफिर में फ़र्क करती है। और वहाँ भी जाकर अगर हम नमाज नहीं पढ़ते तो ये हमारे लिए एक सोचने का मकाम है। लेकिन अरबी लोग हैं, जैसा आपने बताया इंडोनेशियंस हैं, उसी तरीके से अरबी लोग वो नमाज नहीं छोड़ते। ये उनका ये नहीं होता कि फ़र्ज़, सुन्नत, नफिल, मतलब वो नहीं, उन्होंने फ़र्ज़ तो पढ़ना ही पढ़ना है। फ़र्ज़ पढ़ने वो सुन्नत है, अगर नहीं पढ़नी नहीं पढ़। तो वो यानी कि जो मर्ज़ी हो जाए उन्होंने नमाज़ पढ़नी ही पढ़नी है। तो ये जब इंडोनेशिया की आप बता रहे हैं कि वहाँ भी ये यानी कि कल्चर है, तो हमें सोचना चाहिए कि जो पाकिस्तानी है बरसगीर में भी हम इस कल्चर को अपनाएं। आपके जैसे आप कह रहे हैं कि जुम्मे की नमाज़ में वहाँ यानी कि हमारी जुम्मे की नमाज, हमारी जुम्मे की नमाज़ वहाँ यानी कि ज़ोहर की नमाज़, फजर की नमाज़ होगी, इक्वल यानी तदाद होती है। और आम नमाज़ों में यहाँ हमारे एक मस्जिद है, वो इमाम साहब बाकायदा ऐलान कर रहे थे कि आ जाएँ ताकि हम जमात करवा लेंगे, जमात के भी लोग नहीं होते। तो इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। अब अगली बात मैंने आपसे पूछनी है कि वहाँ जो ख़वातीन हैं, हमने ना सोशल मीडिया पे देखा है कई ना लड़कियाँ जो मुस्लिम हैं। मैं जब आपसे यानी कि आप जब इंडोनेशिया नहीं गए थे उससे पहले मैं नहीं जानता था, तो हमने देखा था कई लड़कियाँ हैं वो सोशल मीडिया पे आ रही हैं, वो लड़कों के साथ घुल मिल भी रही हैं, लेकिन मुस्लिम हैं और शक्ल से वो चाइनीज़ फेस थोड़ा सा लगता है। तो मुझे वो खित्ता मालूम नहीं होता। मैं कहा यार ये पता नहीं किस तरह के मुस्लिम हैं, ये आपस में लड़के लड़कियाँ इकट्ठे घूम रहे हैं और फिर हिजाब भी किया हुआ है, तो वो मुझे समझ नहीं आता था। तो जब आप वहाँ गए तो मैंने वही कल्चर देखा है, तो फिर मैंने सोचा था आपसे क्वेश्चन करूँगा कि वहाँ पर्दा की कितनी पासदारी की जाती है? जो चार दीवारी है इंडोनेशिया में, उसका कितना एहतराम है? क्या वहाँ पर्दा है? क्या वहाँ ओपन कल्चर है, को एजुकेशन है? इस सारे सिनेरियो को एक्सप्लेन करिएगा। आप ये देखें ना कि हम इस डिबेट में तो जाते ही नहीं है ना कि कौन हिजाबी है, कौन नहीं है, कौन कितना वो है। हर किसी का ताल्लुक़ अपने रब के साथ है। जो जिसने जो करना है वो खुदा जानता है और वो जानते हैं। बाकी अगर आप इंडोनेशियन लड़कियों की बातें करें तो हिजाब तो वो पहनती हैं। तो लिबरल कंट्री है, सेमी यूरोप कह सकते हैं आप उनको। उसके अलावा मेरी जो कुछ क्लास फेलोज थी, हम को एजुकेशन है वहाँ पे बेसिकली ना, हमारी तरह नहीं कि मिडल से ही वो सेपरेट कर देते हैं। इस्लाम में तो है कि सेपरेट कर देना चाहिए, पर्दा है। अब वो अपने आप को लिबरल कहते हैं तो फिर वो नहीं करते। तो वहाँ पर भी कुछ लड़कियाँ ऐसी मैंने देखी जो इतने लिबरल कल्चर में भी बुर्का और हिजाब और वेल सब कुछ करती थी। मेरी एक लैबमेट थी, मैं 3 साल गुजारे यूनिवर्सिटी में, मैंने आज तक उसके हाथ और उसका चेहरा नहीं देखा। तो और भी मुस्लिम लड़कियाँ हैं, मतलब हिजाब तो वो लाजमी पहनती है ना। तो और कुछ लड़कियाँ हैं वो हिजाबी कहलाती हैं, आप उनको टच नहीं कर सकते, वो आपको भी सलाम नहीं करेंगे, अपना हाथ आगे नहीं करेंगे। बाकी कल्चर लिबरल भी है। आपको मुस्लिम लड़कियां साथ बैठी खाता पीता सब कुछ काम इकट्ठा होता है उनका। बाकी उनका कल्चर मिक्स है विद हिंदू एंड क्रिश्चियनिटी। तो वो हिंदू जो हैं और क्रिश्चियन हैं, उनका पता नहीं चलता कि वो मुसलमान है या हिंदू है या क्रिश्चियन है। जैसे कि मेरी क्लास में एक लड़की है गीता, नाम सुन के लग रहा है कि हिंदू है। नाम से अब हम तो इंडियन ड्रामाज और मूवीज़ देखकर ये समझते हैं कि गीता एक हिंदू लड़की का नाम है। इनकी एक किताब है उनके। तो 3 महीने तक मैं अपनी फेलो को हिंदू समझता रहा। तो वो मेरे पास है लाइक अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? तो वालेकुम अस्सलाम, लाइक गीता आर यू मुस्लिम? तो या आई एम मुस्लिम अरसलान, व्हाई यू आस्किंग दिस क्वेश्चन? लाइक दिस Gita name is from India, like it's from their holy book, they call Gita. She said no, it's like normal in Indonesia. So she told me like, Linda, what do you think about Linda? कि लिंडा मुसलमान है या क्रिश्चियन है? मैं कहा नाम तो क्रिश्चियन वाला है, तो क्रिश्चियन है लिंडा आई थिंक। कहते लिंडा भी मुसलमान है। तो उसके बाद एक और मेरी क्लास फेलो, तो उसको तो पहले दिन से मेरी मेंटालिटी जो हम पाकिस्तानियों की है, हम ना एक इमेज बना लेते हैं किसी के बारे में ना, फिर उस पर बात ही नहीं करते। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो वो मेरी क्लास फेलो थी। चले मैं आपको ये भी बता दूं कि वो इंडोनेशिया में गर्ल्स एजुकेशन को कितना फोकस करते हैं।
हम ऑड और इवन सेमेस्टर मिला के ना 43 स्टूडेंट्स थे। वहाँ पर ये नहीं होता कि ये जी ऑड वाले हैं, ये जी एक सेमेस्टर आया बस उसी को ही पढ़ाना है। ऑड और इवन मिक्स हो जाते हैं, मतलब एक सब्जेक्ट वो ऑड वाले भी पढ़ते हैं, इवन वाले भी पढ़ते हैं। तो वो क्रिस उसका नाम था, क्रिस्मा वांडी। तो मैं समझा वो क्रिश्चियन है। खुले खुले कपड़े, टी शर्ट पहनती थी, सर पे कोई दुपट्टा नहीं, कोई हिजाब नहीं, पैंट पहन रही है और शर्ट भी कुछ ओपन, कुछ ज़्यादा ही ओपन। तो 3 साल तक मेरे दिमाग में यही रहा, ना मैंने कभी पूछा, क्योंकि वो इतनी चीज़ें डिस्कस नहीं करते, ना वो रिलीजन डिस्कस करते हैं इंडोनेशिया। वो बैठने से पहले ये नहीं पूछते कि आप सुन्नी है या नहीं, शिया वो है? ये नहीं पूछते कि आप सुन्नी है, शिया है, देवबंदी है, नहीं। वो ये नहीं पूछते कि आप कौन से मसलक से हो। वो स्टडी वाइज लाइक आपने कोई करनी है बादशाह तो आपस में करें। बाकी वो कोरियन से इम्प्रेस हैं, वो कोरियन ड्रामास के बारे में लड़कियां बातें शातें करती रहेंगी। रिलीजन पर, पॉलिटिक्स पर वो स्टूडेंट बात नहीं करते वहाँ पे। तो क्रिस का मैं बता रहा था। तो 3 साल जब मैं वापस आया तो उस दिन मुझे पता चला मेरी ग्रेजुएशन के बाद कि क्रिस भी मुसलमान है। हिसाब लगा लें शर्मिंदगी कितनी हुई। शर्मिंदगी कहाँ होनी थी, बस पाकिस्तानी हजम कर जाते हैं। तो उसके बाद मेरा एक दोस्त था दारियस, उसका नाम इंडोनेशियन हिसाब से उससे भी नहीं पता लगता है कि वो मुसलमान है या क्रिश्चियन है। तो दारियस आपके साथ बैठा होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये क्रिश्चियन है या मुसलमान है। वो लोग इतना मर्ज हो चुका है ना उनका कल्चर हिंदू मुस्लिम का, कि जो क्रिश्चियंस हैं वो अस्सलाम वालेकुम से शुरू होंगे और जो हमारी आवाम को जितनी अरबी आती है ना वो उनके क्रिश्चियंस को भी आती है, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ब्ला ब्ला। तो वो आपको अगर जब तक वो खुद नहीं बताएगा ना कि मैं क्रिश्चियन हूँ, आपको नहीं पता चलेगा कि वो क्रिश्चियन है। लड़कियों के बारे में पूछते हैं जो कि लड़कों का एक पसंदीदा टॉपिक है। लड़कियाँ प्यारी हैं वहाँ की? हाँ, प्यारी हैं। रिलेशनशिप और ये लव मैरिज टाइप यहाँ वो चीज़ें वहाँ होती हैं? जैसे मैंने आपको पहले कहा है उनका कल्चर ना लिबरल है, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन बहुत आम है वहाँ पे। ओपन है। सही। नमाज भी पढ़ेंगी लेकिन बॉयफ्रेंड है उनका। मैंने कहा ना ये उनका और खुदा का मामला है, इसमें मैं इसलिए कुछ नहीं बोलता। यानी कि लव मैरिज वहाँ अलाउ है और ये सारा सीन वहाँ के चलता है। और क्या खूबसूरत है वहाँ की लड़कियाँ एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान? आप किसी भी कंट्री की तो आप एक हमें वाक़या सुना रहे तो वो रिपीट कर दें काइंडली, जो आपने कंपैरिजन किया था डिफरेंट कंट्रीज़ का। तो लैब में बैठे थे, मेरे सीनियर भी थे, तो बात चल पड़ी कि खूबसूरत लड़कियाँ कहाँ की होती हैं। तो जैसे आपने पूछा कि खूबसूरत लड़की हैं वहाँ पर, वो तो डिपेंड करता है ना कि आप पसंद क्या चीज़ करते हो, मतलब खूबसूरती का कौन सा लेवल है, आप किसको खूबसूरती कहते हो। तो कुछ लोग कोरियन बिहाइंड कैमरा आवाज़ आ रही है, कोरियन आवाज़ आई है हमें। हमारी जी स्टार्ट हो गई जी। हर बंदा ना अपनी कंट्री की सबसे खूबसूरत लड़की जो वो समझता है उसकी फ़ोटो निकालेगा और बाकी वोट करेंगे। तो अब हर बंदे की खूबसूरती का मैंने बताया कि पैमाना डिफरेंट होता है। अब जो मेरे सीनियर थे ना, जिसके साथ मेरी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी, तो वो खूबसूरती को ना, मतलब जो फेशियल खूबसूरती थी चेहरे वाली, वो उस पर बिलीव नहीं करता था। तो वो बेचारा कभी फ़िलिपीन पहुंच जाए, कभी हॉलीवुड पहुंच जाए, वो अपने मतलब जो उसको खूबसूरत लड़की लगती थी ना, वो हमारे लिए बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं होती थी। तो हमने वोटिंग की और एंड पर पाकिस्तान जीत गया। कौन लड़की थी पाकिस्तान? जन्नत मिर्ज़ा। जन्नत मिर्ज़ा को आपने नॉमिनेशन में दे दिया? मैंने नॉमिनेशन में जन्नत मिर्ज़ा की फ़ोटो दी थी। रिस्पॉन्स भाई हर बंदा कहता था जन्नत मिर्ज़ा खूबसूरत है। पाकिस्तान इज़ द विनर बिकॉज ऑफ जन्नत मिर्ज़ा। तो पाकिस्तान जीता खूबसूरती में। हर कंट्री की आपको पता है कि खूबसूरती का लेवल। शादियाँ वहाँ किस तरीके से होती हैं? शादी तो समझे कि ग्रैंड सेलिब्रेशन होती है ना। वही पाकिस्तान में जिस तरह ढोल ढमक्का और वलीमा और एक बड़ी सी एक बारात जारी होती है। नहीं, आप बात काट गए। आप सबसे पहले शादी में ना पुप्पा और मामा को मनाना होता है आप लोग। यानी कि वही सारी चीज़ें क्या सेम है, कितना डिफरेंट है उनका यानी शादी का कल्चर? शादी जैसे कि वो लिबरल है ना ज़्यादातर, तो कंबाइन ही होता है। हमारा तो ये होता है ना कि लेडीज़ साइड अलहदा, बॉयज़ अलहदा। तो उनके जैसे आप मूवीज़ में नहीं देखते कि कंबाइन सेलिब्रेशन चल रही है, वैसी होती है। उनके कारोके का बहुत प्लान्स होते हैं।
लाइव सिंगिंग। तो खुद भी बहुत मतलब मैं समझता हूँ कि हर इंडोनेशियन सिंगर है, उनकी आवाज़ पता नहीं अच्छी है या मेरे कानों को अच्छी लगती थी। हाँ मैंने देखा है, वो हर वक्त सिंगिंग कर रहे होते थे आप हर स्टेजेस हर लड़की सिंगर है। और मेरी जो सारी फेलोज थी उनके साथ मैं जाता था सिंगिंग के लिए, तो हम तो वो आशिकी से बाहर ही नहीं निकलते ना, तू ही है आशिकी। और उनको सारे गाने आते हैं, हॉलीवुड भी गाती थी वो, बॉलीवुड भी। शादियों पर भी यही सीन होता है, फुल मेकअप, उन्होंने अपना कल्चरल ड्रेस पहनना है। तो हर जो उनका ट्राइब है ना, वो कहते हैं सुक्कू, जो ट्राइब होता है। तो हर जो ट्राइब है उसकी मैरिज जो ड्रेस है वो डिफरेंट है। कुछ ड्रेसेस बहुत हैवी हैं, मतलब फ़र्ज़ कर लेंगे 5 किलो का, तो वो सर पे ताज ही पहना होता है उस लड़की ने। तो शादीज़ कह लें आप, बस कमाल होती हैं। अपनी शादी के माहौल यानी फुल क्या कहते हैं प्रोटोकॉल फुल ऑन और प्रोटोकॉल, ताम झाम। हाँ। और त्यौहार उनके त्यौहार काफ़ी सारे होते हैं वो उनकी लाइफ में ना, इंडोनेशियन की आप ये समझें कि हर दिन ही एक त्यौहार है। वो स्ट्रेस नहीं लेते। हैप्पी नेशन। स्ट्रेस क्यों नहीं लेते? हस्बैंड गया हुआ है काम करने, वाइफ ने भी अपना कुछ ना कुछ छोटी, वो जैसे हम पाकिस्तान में कहते हैं घरेलू सनतें, उनकी वो चलती हैं। किसी ने क्लाउड किचन बनाया हुआ है, किसी ने शॉप बनाई हुई है, कोई कहीं काम कर रहा है, मतलब उनकी लाइफ सेट है। छोटे छोटे घर हैं, बहुत प्यारे प्यारे चुनु मुनु से, और फैसिलिटीज़ हैं हर बंदे के पास। लाइट है, लाइट जाती भी नहीं है कि बारिश आए, पूरा दिन बारिश आए और लाइट भाग जाए। उनके पास सारा दिन लाइट रहती है और सस्ती लाइट रहती है। जो मैंने ना आपके स्टेटस में देखा था, रमज़ान जो त्योहारों की बात हो रही है, एक ईद का मौका आया था, तो ईद के मौके पे बच्चे दरबूका लेके, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, शायद मैं सही बोल रहा हूँ इसको, दरबूका, ढोल कह लें। हाँ ढोल कह लें, मस्जिद थी एक, उसमें वो बजा रहे थे। तो वो मुझे बड़ा अजीब लगा कि मस्जिद में ढोल बज रहा है, यहाँ ऐसा हो जाए तो बात कत्ल गारत पे आ जाएगी। हमारे तो खामोशी बिल्कुल। तो वहाँ जो ईद जैसे मजहबी त्यौहार, इनको कैसे मनाते हैं? मजहबी त्यौहार आप देख लें कि जैसे ही रमज़ान शरीफ ख़त्म होगा, ईद का चांद नज़र आएगा। हमारे तो यहाँ पर चांद रात शुरू हो जाती है ना, चांद रात, गोले पटाखे, बाइक भगा रहे हैं, बाज़ारों में रश, इसके और गाने, और यानी कि एकदम जैसे ही चांद नज़र आता है बिल्कुल हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। ये मुस्लिम एकदम बॉलीवुड के पता नहीं कौन सी रूह हमारे अंदर आ जाती है। वहाँ पर जैसे रमज़ान शरीफ ख़त्म होता है, चांद नज़र आता है, तो समझ लें कि वो ढोल बजना स्टार्ट हो जाता है और वो बजता रहता है, और पूरी रात अल्लाहु अकबर चलता रहता है हर मस्जिद में। तो पहली दफ़ा जब मैं गया तो मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा ये तो पूरी रात चलता रहेगा। तो मैंने कहा ऐसे ही होता है यहाँ पर, पूरी रात अल्लाहु अकबर और कलमा और बच्चे लगे रहते हैं। तो एक डिफरेंट टाइप का इन्वायरमेंट बन जाता है ना। तो पाकिस्तानी कल्चर से तो डिफरेंट है। यहाँ पर तो चांद रात हुई और लोग मोटरसाइकिल्स पे घूम रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं। तो महज़िब कौम है वो, हमें अभी सीखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी में वो कितना आगे हमसे? टेक्नोलॉजी में ऑन एन एवरेज अगर मैं काउंट करूँ तो 30 से 40 साल आगे हैं वो हमसे टेक्नोलॉजी में। मैंने 3 साल गुजारे हैं इंडोनेशिया में, मैंने कीपैड वाला मोबाइल नहीं देखा। जो अब हमारे यहाँ अभी तक वो ई-टची और पता नहीं कौन कौन से, मैं एक दोस्त की मोबाइल की शॉप है तो वो रोज़ स्टेटस लगाता है, मैं देखता रहता हूँ। हमारे यहाँ पर कीपैड मोबाइल अभी भी चलते हैं, मतलब हमारी नेशन अभी तक ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट ही नहीं हुई। आपके पास ले देकर वो एक ऑनलाइन पेमेंट ऐप है, जैज़ कैश है या इजी पैसा है, वो सिंपल है, मतलब आप पैसे शेयर कर रहे हैं और अगले बंदे के पास है या नहीं है। इंडोनेशिया में टेक्नोलॉजी का आप ये भी हिसाब लगा लें, आपके पास कोई भी बैंक है, वहाँ पे ना QR कोड स्कैन करने की ऑप्शन मिलती है आपको। आप अगर समोसे वाले के पास खड़े हो, कोई भी छोटी से छोटी दुकान है, उसके पास बैंकिंग सहूलियात होंगी, ई-ट्रांसफ़र भी होगा, वो QR कोड भी होगा। तो मैं ज़्यादातर कैशलेस घूमता था इंडोनेशिया में ना, क्योंकि अगर जेब में पैसे होते थे तो कभी कभी मैं इधर उधर निकल जाता था गलत चीज़ें खाने, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया। तो जेब में पैसे ना हो तो फिर मोबाइल से पे करना है, वो गुस्सा आता था तब, तो फिर नहीं खर्चा करता था। तो वहाँ पर तकरीबन पेमेंट की कोई 50 से ज़्यादा ऐप्स होंगी,
ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ आ जाएं आप। अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आप पाकिस्तान में कुछ ऑनलाइन बड़े से बड़ा कितने पैसे आप बिलीव कर सकते हैं कि आप ट्रस्ट करेंगे कि मैं इतने पैसे ऑनलाइन पे खर्च कर सकता हूँ डिलीवरी के लिए, कि कैश ऑन डिलीवरी है या एडवांस पेमेंट है, कितने पर आप बिलीव कर सकते हैं? 5,000 10,000 बस ख़त्म। क्योंकि हम सबसे ज़्यादा एक ऐप आई थी, फ़ोन्स वो ऑनलाइन दे रहे थे। तो हम ट्रस्ट नहीं करते, बड़ी कोई भी चीज़ खरीदनी हो ना तो हम फिज़िकली जाके खरीदते हैं, यानी कि ऑनलाइन पर हम ट्रस्ट पाकिस्तानियों का बहुत कम है। वहाँ पर ऐप्स थी शॉपी, लज़ादा एंड टोकोपीडिया, बिलीबिली, मतलब मैं नाम लेता जाऊँगा, मैंने सब यूज़ किए हैं। गारंटी आप ये देख लें कि मैंने अपनी मैकबुक जो कि पाकिस्तानी 3.5 लाख रुपए की बनती है, वो मैंने एडवांस पेमेंट देकर ख़रीदी है। ट्रस्ट इशू नहीं है वहाँ पर, जो चीज़ आपको दिखाई गई है वही मिलेगी। ये नहीं कि आपने ख़रीदा मोबाइल है और आपके डब्बे में वो ईंट पत्थर डाल के वज़नी करके आपके घर पहुँच जाएगा। यानी ऐसी कौम जिसके अंदर इस्लाम ही ईमानदारी की वजह से फैला है, उससे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है। नहीं, आप जापान में जाकर जापानीज़ को तबलीग करते हो कि ईमानदार हो जाओ, हालांकि वो नंबर 1 है ईमानदारी में, आप खुद हिसाब लगा लो। मैंने अपना मैकबुक लिया, मैं ऑनलाइन शॉपिंग सारी ऑनलाइन करता था अपनी शॉपिंग जो है, तो आप इतना ट्रस्ट डेवलप है उस नेशन में कि आप जो ऑर्डर करोगे वही मिलेगा और सस्ता भी मिलेगा। बाकी और जो ऑफिस के मामलात होते हैं, जैसा हमारे तो यहाँ कागज़ी कार्रवाई होती है, हम कागज़ का एक पूरा बंडल लेके फिर रहे होते हैं, तो वहाँ भी यही सीन है। या पेपर वर्क तो पूरी दुनिया में होता है, लेकिन वो ऑनलाइन ज़्यादा, मतलब आपने हर चीज़ की अपॉइंटमेंट ऑनलाइन ले लेनी है, उसके बाद पेपर वर्क होगा थोड़ा बहुत, वो आपको करना पड़ेगा एज अ प्रूफ। मेरा एक आईडी कार्ड बना था, रेजिडेंट कार्ड बना था वहीं ओमान का, तो मैं वहाँ बहुत हैरान हुआ था। वो जो हमारे यानी कि बॉस थे वो हमें लेके गए, तो उनका जो नादरा कह लें, उन ओमान के नादरा में हम गए, एक चेयर पे बैठा उन्होंने मेरी रजिस्ट्रेशन की है, तो उसके बाद उन्होंने कहा जाए आप सेकंड लेवल पे चले जाएं, तो मैं सेकंड फ्लोर पे गया हूँ। वहाँ जाके मैंने 5 मिनट वेट किया है, उसके बाद आईडी कार्ड मेरे हाथ में था। 15 मिनट के अंदर मेरा आईडी कार्ड बन गया था। यानी ओमान कहते हैं कि मिडिल ईस्ट में पीछे जो कहते हैं अभी जो बैकवर्ड मुल्क है, ओमान को इस तरह कंसिडर किया जाता है, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी इतनी आगे थी कि 15 मिनट के अंदर मेरे हाथ में आईडी कार्ड था। और पाकिस्तान में ये मेरे ख्याल में शायद 10 दिन 15 महीने का प्रोसेस है, या महीने का प्रोसेस है। तो पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है। पाकिस्तान, आपको मैंने बताया ना, आप बात करते हैं इंडोनेशिया एक गरीब मुल्क है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप सिर्फ जकार्ता पर एक नज़र मार लें, यूट्यूब खोलें, जकार्ता देख लें। जितनी स्काई क्रैपर्स आपके पूरे पाकिस्तान में है ना, उतनी जकार्ता के समझ लें कि 2 किलोमीटर के एरिया में होंगी। आपके पास ले दे के इस्लामाबाद में क्या है, सेंटोरस है, सेंटोरस है, बस वही नज़र आता है बस। उसके अलावा क्या है आपके पास? बस 2 हो गए, उसके अलावा और कोई ख़ास नहीं है। ये मशहूर बिल्डिंग्स यही हैं। वहाँ पर जब मुझसे मेरे दोस्त पूछते थे कि अब मैं जहाँ पर भी बंदे ने रहना है उनकी भी साइड लेनी पड़ती है, अपनी भी, तो पाकिस्तान लाइक इस्लामाबाद इज़ द सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल इन द वर्ल्ड। तो जब वो कहते थे कि हाँ यू वुड हैव लाइक स्काई क्रैपर्स एज वेल अरसलान, तो वहाँ पर मैं चुप हो जाता था कि हमारे पास ऐसी बिल्डिंग्स नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर कैसा है वहाँ पे? लॉ एंड ऑर्डर, हम उनके पास ये चीता, बिल्ली, कबूतर, डॉल्फिन, ये वाली फोर्सेस नहीं है उनके पास ना। स्ट्रेंज नहीं है ये, आपने अपनी फोर्सेस ज़्यादा बढ़ा ली हैं, काम डिवाइड नहीं किया। वहाँ पर आपको जकार्ता सिटी में वार्डन मिलेंगे, वार्डन समझ लें कि वो भी पुलिस ऑफिसर हैं, और कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं मिलेगी आपको, सब काम पुलिस करती है खुद। यहाँ तो डॉल्फिन, सीटीडी, रेंजर, और उसके बाद एलीट, पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस, और उसके ट्रैफिक पुलिस, मोटरवे पुलिस, हाईवे पुलिस, सब कुछ। तो वहाँ पर ये सीन नहीं, वहाँ बस जस्ट पुलिस थी। और क्राइम रेट तो जितनी बड़ी सिटी होगी क्राइम रेट तो होगा। मैंने खुद नहीं देखा कुछ भी क्राइम ना।
कहीं यानी कि ऐसा होता है ना कुछ नो गो एरिया टाइप जगह हो यानी कि इंडोनेशिया में या जैसे कराची में हमारी स्नैचिंग बहुत ज़्यादा होती है, इस तरह क्राइम रेट के वहाँ आपको देखते हो यहाँ जराइम ज़्यादा है, या कोई एक जुर्म को आपको लगता है ये ज़्यादा है वहाँ पे? नहीं, मैंने जराइम रेट ज़्यादा नहीं देखे। अलबत्ता एक स्नैचिंग का केस हुआ था हमारे साथ। एक स्टूडेंट था बलूचिस्तान का, तो उसके पास 14 प्रो मैक्स था आई थिंक उस वक्त ना। तो वो जकार्ता में घूम रहा है रात को कान पे ना लगा के। तो अगर आप किसी को रात के 2 बजे मौका दोगे कुछ छीनने का, तो वो आपको पता है फिर शैतान तो हर जगह होता है, मौका कोई नहीं छोड़ता। मौका कोई नहीं छोड़ता। तो वो आई थिंक वो इनको ना देख रहा था काफ़ी टाइम से ना। तो जैसे ये रोड पे घूम रहे थे, बैकवर्ड एरिया था, तो वो आया पीछे से मोबाइल खींच के भाग गया। और मेरे दोस्त भी बड़े अक्लमंद, एक और एंड्रॉयड मोबाइल था दूसरे दोस्त का, वो उठा के उसको मारा पीछे से। मतलब एक दिन में 2 मोबाइल हाथ से गए। पॉलिटिकली स्टेबल है इंडोनेशिया? पॉलिटिकली स्टेबल है। कौन कौन सी पार्टीज़ हैं वहाँ मेन? पार्टीज़ वहाँ पर ज़्यादातर नाम तो वो यूज़ नहीं करते, वो शख्सियती पार्टीज़ भी हैं। मतलब ये इसकी पार्टी है, प्राबोवो की पार्टी है, ये गांजर की पार्टी है, और साउंड लाइक गांजा। या थर्ड वन जोकोवी, जो उनका करंट प्रेसिडेंट है, जोकोवी डोडो। तो पीसफुल इलेक्शन देखे हैं मैंने उनके भी। कोई एहतजाज, प्रोटेस्ट और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं, वो प्रेसिडेंशियल उनकी डेमोक्रेसी है। तो पहले प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, फिर वो जो दूसरे ये MNA MPA जो हम यहाँ पर कहते हैं, वहाँ पे चलोन अंगोटा कहते हैं वो, तो वो सिलेक्ट होकर आते हैं। तो जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्ट पब्लिक सिलेक्ट करती है, जैसे अमेरिका में है। तो आपका प्रेसिडेंट सिलेक्ट हो गया, फिर प्रेसिडेंट की मर्ज़ी है कि वो किसको अपनी कैबिनेट में लेना चाहता है। 8 फरवरी को हमारा इलेक्शन हुआ था, और हमारा सिस्टम ऐसा है, आपको पता, 15 दिन के अंदर आपने गवर्नमेंट बनानी ही बनानी है। बिल्कुल ऐसा है। भला किसी के पास सिंपल मेजोरिटी है या नहीं है, तोड़ फोड़ इधर उधर से आपको उसे पता है, बनाया, इसको बनाया, तो इन्होंने गवर्नमेंट बनानी, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ना। वहाँ पर क्या था, 14 फरवरी को उनका भी इलेक्शन हुआ था, जनरल इलेक्शन हुए थे, और अक्टूबर में जाके ट्रांजिशन होगी गवर्नमेंट की। वहाँ पर ये केयर टेकर गवर्नमेंट का कोई सीन नहीं है कि केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, वो इलेक्शन करवाएगी, वो फेयर एंड साफ शफाफ इलेक्शन होंगे। जो करंट प्रेसिडेंट उनका था उसी ने ही इलेक्शन करवाए, उसी के अंडर इलेक्शन हुए। विनिंग पार्टी जो थी वो अब इक़्तिदार ट्रांजिशन जो होगी वो अक्टूबर तक होगी। वो अब समझ लें कि फरवरी से लेकर अब तक वो जो करंट प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुका है न्यू इलेक्शंस में, वो इंटर्नी है, अभी तक समझ लें आप, इंटर्नी है, वो सीख रहा है चीज़ों को। मुझे लगता है आपकी बात से कि पावर ट्रांजिशन का ये बहुत अच्छा तरीका है। यानी कि हमारे जो सियासतदान है वो पिछली हुकूमत पे सारा मलबा डालता है कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। तो पावर ट्रांजिशन के लिए ये जो आइडिया है या जो भी इनका प्रोसेस है बहुत अच्छा है, और जिससे मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी। तो इनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से क्या इफ़ेक्ट पड़ा उनके मुल्क में? क्या उनकी माशियत मजबूत है? मैंने जैसे तक आप बताते थे उनकी करेंसी बहुत लो है, यानी कि मुझे आप चीज़ें बताते थे कि 20,000 जो रुपया है वहाँ, 20,000 रुपया की वहाँ एक पानी की कैन आती है। सो जितनी स्टेबिलिटी आप बता रहे हैं कि उनकी गवर्नमेंट में है, लेकिन उनकी करेंसी बहुत लो है। माशी उनका क्या स्टेटस है इंडोनेशिया का? इंडोनेशिया G20 का मेंबर है सर। यार G20 क्या होता है वो तो बता दो। दुनिया की 20 बड़ी मईशतें, पूरी दुनिया की। पाकिस्तान पहले नंबर पे आएगा। पाकिस्तान या इन द टॉप 60। टॉप 6 वाकई? यार हम एटॉमिक पावर है यार, क्या हो गया, हमारे पास एटम बम है। हाँ, अपने एटम बम का अचार डालना है। यार हमने अचार डाल लिया उसमें। मेरे पास ना सिर्फ ब्रैगिंग करने के लिए ये एटॉमिक पावर वाला लतीफ़ा था, चूरन था ना, जो मैं बेचता था सबको। हम भी सबको ही बेचते हैं। तो मेरे साथ 2 अफ़गानी भी थे वहाँ पर। लाइक, अरसलान, व्हाट विल यू डू विद योर एटॉमिक बॉम्ब? योर करेंसी इज इवन बिलो देन अफगानी, इवन यू आर लाइक बिलो बांग्लादेश। डोंट सेल दिस चूरन। ये तो हम सायों के साथ बैठ के कौन तारीफें करता है अपनी? तो मेरे मुंह से निकल गई,
फिर पछताया, मैं वो वाला पछताया। बहुत दिया होगा आपने। तो G20 का मेंबर है सर इंडोनेशिया, और राइट नाउ आई थिंक वो 9वीं बड़ी मईशत है दुनिया की, और 2030 तक वो 5वीं बड़ी मईशत बन जाए। तो करेंसी इतनी लो क्यों है? वो $1 ट्रिलियन उनकी जीडीपी है। करेंसी लो होने की क्या वजह है कि करेंसी इतना स्ट्रांग उनका इकॉनमी है, तो करेंसी तो करेंसी का मुझे भी सही तरह इल्म नहीं हुआ उनका, क्योंकि मैंने काफ़ी बंदों से पूछा। तो मेरे एक दिमाग में ना एक ख्याल आता है बस, चाइना सुपर पावर है इस वक्त इकोनॉमी बेस। पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो चाइना कंट्रोल। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का किंग है चाइना। हाँ जी। तो मुझे बता दें कि उनकी आरएमबी जो है, जो चाइनीज़ करेंसी है, वो कभी डॉलर से ऊपर क्यों नहीं गई? नहीं, वो लो रही है हमेशा। तो मेरे दिमाग में मुझे एक मेरे टीचर थे, उन्होंने यही बताया था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ना फ़ायदा होता है। ये तो कोई हमारा फिर जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपर्ट है वही हमें यानी कि इसके क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट क्या चीज़ है, यानी कि इंडोनेशिया है, क्या चीज़ है उसकी जिससे वो कमा रहा है इतनी, उनकी स्टेबिलिटी की चीज़ चाहिए? पाम ऑयल। पाम ऑयल। पाम ऑयल और टूरिज़म, टेक्नोलॉजी, आईटी। उसके बाद उनके पास सब प्लांट्स हैं जो पूरी दुनिया में जहाँ भी हैं, जो सबसे बड़े ब्रांड्स हैं सब हैं उनके पास। हमारी तरह नहीं कि 2-3 पार्ट्स यहाँ से ले लिए, 2-3 वहाँ से ले लिए, असेंबल कर लिया। उनके पास एक्चुअल प्लांट्स हैं। तो उनकी इकोनॉमी इसी चीज़ों पर बेस करती है। टूरिज़म बहुत ज़्यादा है उनके पास, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम है टूरिज़म में ना। फ़र्ज़ करें आपको कोई लोकेलिटी मिल गई है अच्छी सी, और आप वहाँ पर टूरिज़म के लिए स्पॉट बनाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट आपको तंग नहीं करेगी कि फ़लाँ डीसी से सिग्नेचर लेकर आओ और फ़लाँ डीपीओ से करवाओ और फ़लाँ डीपीए एमपीए की सिफारिश। और वहाँ पे वो टैक्स भी इतना लगा देंगे कि वो बंदा स्टार्ट करने से पहले ही ना गिव अप कर देगा। तो वहाँ पर यह है कि अगर आपको कोई स्पॉट मिली है, आप उसको डेवलप करें, टूरिज़म जनरेट करें, आप कुछ हिस्सा आप रखें, कुछ गवर्नमेंट कर दें बस। यार मेरा दिल कर रहा है कि मैं इंडोनेशिया में ना शिफ्ट हो जाऊँ, जिस तरह। बहुत प्यारा मुल्क है यार, इसीलिए तो मैं वापस जा रहा हूँ पीएचडी के लिए। अगर क्या इरादा, अगर मैं अपना सब कुछ बेच के, जो भी मेरी प्रॉपर्टी है A to Z सब कुछ बेच के पाकिस्तान से बिल्कुल कतई ताल्लुक़ ख़त्म करके अगर मैं इंडोनेशिया जाता हूँ, तो क्या वो मुल्क अपनाएगा? क्या मैं वहाँ जाकर अपने जो सारे इन्वेस्टमेंट है वो किसी एक कारोबार में लगाऊँ? क्या ख्याल है, मैं वहाँ स्टेबली अपने आप को वहाँ एडजस्ट कर पाऊँगा? हाँ, पर जैसे उनकी लैंग्वेज मुश्किल नहीं है, ग्रामर तो है ही नहीं उनकी लैंग्वेज में ना। अगर स्पीकिंग की बात करें आप, तो जैसे साया परगी, मैं जा रहा हूँ, मैं गया था, जो अगला बंदा है वो समझ जाएगा साया परगी मतलब मैं गया। तो इंडोनेशिया हमें सपोर्ट करेगा हमारे इन्वेस्टमेंट को? क्योंकि पाकिस्तान में जो भी चीज़ हम इन्वेस्ट करें, अगर हम पाकिस्तान में 10 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो हमें वापस 8 लाख आएंगे, 2 लाख हमें नुकसान ही होना है। और ये भी मैं कोई अच्छे वक्त में बात कर रहा हूँ। तो इंडोनेशिया में अगर मैं क्या अपना सब कुछ इन्वेस्ट करूँ तो क्या कुछ प्रॉफिट होगा मुझे? क्या मैं वहाँ स्टेबली खुद को एडजस्ट कर पाऊँगा? इतना बड़ा कंट्री है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी बेसिक। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हर कंट्री, ये सिर्फ पाकिस्तान है जो आपको तंग करता है इन्वेस्टमेंट के टाइम ना। तो वहाँ पर मेरे काफ़ी सारे दोस्त थे, मेरे सीनियर थे, और कुछ पाकिस्तानी बिजनेसमैन भी थे जिनसे मैं मिला। तो उनका सिस्टम बहुत अच्छा है। हेल्थ का निज़ाम वहाँ कैसा है? हेल्थ का निज़ाम अगर देखा जाए तो महंगा है पाकिस्तान से, एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान वहाँ महंगा है। एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान हेल्थ हर जगह ही महंगी है वहाँ पर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में हेल्थ, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, एक ही चीज़ थी जिस पर मैं फ़ख्र करता था वहाँ पर, और उनके चीज़ें लेता था। थोड़ी सी हमें सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं, फ्री हमारी हेल्थ है पाकिस्तान में, तो हमारी इम्यूनिटी भी ज़रा अच्छी है। तो वहाँ पर क्या होता था कि अगर वो समझें कि पढ़े लिखे लोग हैं, मैं अपने आप को डिग्रेड नहीं कर रहा, मैं सिविलाइज नेशन की बात कर रहा हूँ। अगर तो गवर्नमेंट ने कहा है कि मास्क पहनना है, मतलब पहनना है। तो आपको वाकई याद होगा कि पाकिस्तान में कोरोना आया था और हमने पर्सनली मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो हम एक बाज़ार में मास्क देते हुए जा रहे थे, लेकिन जब वापस आए थे तो हमें कोई मास्क नहीं मिला था। उन्होंने संभाल के पैक करके रख लिया था कि ये ख़राब ना हो। ये हमारे साथ हो चुका है। कोविड के दिनों में हमने मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए थे, हम मुझे याद है। और
वहाँ पर बच्चे का भी मास्क होगा। उसके बाद जो मुझे उनकी सबसे अच्छी बात लगी, अगर 3 बंदे मोटरसाइकिल पे हैं, मियाँ बीवी है, दोनों ने हेलमेट पहना हुआ है, बच्चा साथ है, बच्चे का छोटा बेबी हेलमेट भी होगा। पाकिस्तान वाला मामला नहीं है। आपका ड्राइवर हेलमेट नहीं पहनता जो बाइक ड्राइव कर रहा है, वहाँ पर वो अगर 3 बैठे, तीनों के सर पे हेलमेट होगा। और बाकी अगर देखा जाए तो मैं गवर्नमेंट को ये सजेशन देना चाहूँगा, जो मैंने इंडोनेशिया में देखा, वहाँ पर बाइक पे भी टैक्स था। अगर आपने बाइक चलानी है 1 साल का, उसका आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। 5 साल बाद नंबर चेंज होगा, 5 साल के बाद आपने नंबर प्लेट चेंज करवानी है, उस पर भी टैक्स देना है। भाई हमारे पास बहुत पहले टैक्स है, क्यों आप हमें मरवाना चाहते हैं? नहीं, एक मैं सजेशन दे रहा हूँ, जिसने बाइक चलानी है वो टैक्स दे। लेकिन हमने जो हमारी लग्जरी कार्स हैं उन पे हमने ये टैक्स लगाया है। नहीं, एक रेवेन्यू जनरेट करना है ना। अगर आपके पास कोई अच्छा हुक्मरान आए जो आपके पैसे आप पर लगाए, तो ये बाइक की टैक्सेशन ये बहुत अच्छा आइडिया आपका रेवेन्यू जनरेट करने का। इतना ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर उनकी करेंसी में 3,25,000 था, समझे, पाकिस्तानी 8-9 हज़ार। आप 8-9 हज़ार ना लें पाकिस्तानी कौम से, आप 1,000 रुपये कर दें, आप 2,000 कर दें, 500 ही कर दें, रेवेन्यू तो आता है ना आपके पास। लेकिन हम पहले बहुत टैक्सेस दे रहे हैं। कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जो नेशन बिल्ड करने के लिए भी आपको काम आते हैं। लेकिन जैसे आपने बताया इंडोनेशिया अपने एक्सपोर्ट से कमा रहा है, और उनके टैक्सेस, जैसे ये बताइएगा कि वहाँ जो हमारे पास ज़रूरियात ज़िंदगी है, उनके टैक्सेस कितने उन पर इम्प्लीमेंट होते हैं? ये सवाल आपका अच्छा है। वहाँ पर जो एक मज़दूर है ना, कॉमन मज़दूर समझ लें, जो ये कंस्ट्रक्शन वर्कर है और डेली वेजर समझ लें, तो उसकी वहाँ पर डेली वेज होगा 1.5 लाख रुपए। पाकिस्तानी बन गया समझें 3,000 रुपये, 3,000 या 3,200 रुपये। अब वहाँ की ये बहुत कम इनकम है। अब उस 1.5 लाख में समझें $10 है एक दिन की ना, $10 है, तो वो उस $10 में 1 किलो चीनी, 1 किलो ऑयल, 1 लीटर पेट्रोल और 1 महीने की बिजली ख़रीद सकता है, वो एक दिन की सैलरी से। देखें ना, अगर उनकी इनकम देखें, इनकम ज़्यादा है तो वो टैक्स दे सकते हैं। पाकिस्तान है, उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है नहीं, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो ख़ुद कमा नहीं रही, तो हमारी आमदन ही एक हुकूमत की आमदन भी कम है, वो क्या लेती है टैक्सेस। हमारे पास बहुत ही पहले टैक्सेस हैं, जबकि जो पर्सनस है जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो कमा रहे हैं, उनकी इनकम भी लो है। तो मगर अगर 10 रुपये कमाते हैं तो 20 रुपये खर्च है, तो पहले हमारे ऊपर बहुत टैक्सेस, आप पे वो टैक्स ना लागू करें। नहीं, आप ये देखें ना कि मैं बात कर रहा था कि एक डेली वेजर की सैलरी, मतलब उसके जो दिन की तनख्वाह और उसके खर्चे। अब हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन इतना, एक मज़दूर की कितनी दिहाड़ी है आप हिसाब लगा लें, 1,000 रुपये होगी अब, 800 से 1,000 रुपये। उस 800 में से 450 रुपये का लीटर ऑयल है आई थिंक। 450 का मैं बताऊँ आपको, मुझे आइडिया नहीं है। 300 का कर लें, 300 का पेट्रोल नहीं है, 450 तक है। और ऑयल, अच्छा ऑयल की बात करें, मैं ऑयल गैसोलीन को ले गया था। वो गैसोलीन भी वहाँ पे सस्ता है। सही। तो इन्फ्लेशन उनके पास आप हमारे जितनी नहीं है, उनके करेंसी नोट बड़ा है, इसलिए चीज़ें महंगी लगती हैं। तो जब मैं पाकिस्तान से गया था तब यहाँ पर तो चीज़ें सस्ती थी ना 3 साल पहले, तो मैं हर चीज़ लेने से पहले कैलकुलेटर निकाल के कि ये इतने की और ये चीज़ इतने की पड़ रही है। तो अब मैं जब आया हूँ तो तब मैं चीज़ें कैलकुलेट नहीं करता था, और अब जब मैं पाकिस्तान का एक चक्कर लगा के वापस जा रहा हूँ, अब तो मुझे लगता है मैं सोचूंगा भी नहीं कि कौन सी कोई कितने की है और दो कितने की है। ये काम मैंने भी मस्कत में किया था, कोई भी चीज़ लेने से पहले यार पाकिस्तानी का मल्टीप्लाई करके, ओ यार ये तो इतनी महंगी बन रही है। लेकिन जब हमने 1 हफ्ते वहाँ रहे ना, मैं कहा इस तरह काम नहीं चलेगा, फिर हम भूल गए, फिर हम उसके ओमान के हिसाब से चीज़ें लेने लगे थे। तो हेल्थ आप देख लें, हेल्थ के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड्स हैं, मतलब तकाफुल है, कुछ और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, तो आप उनको पे करेंगे। और फैमिली के लिए पर्सनल भी है, फैमिली के लिए पैकेजेस हैं लेवल A B C, तो जो आप वो कर सकते हैं। जैसे हमारा सेहत कार्ड था भाई इमरान खान, हम वो वहाँ पर पे करते हैं आपके। अगर मैं कहूँ कि एक चीज़ जिस पर मैं वहाँ पर ब्रैक करता था वो हमारा हेल्थ सिस्टम था। हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है।
हमें चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं, इजीली एक्सेस है। ये मेरी हड्डी टूटी थी वहाँ पर, ये अभी भी है। तब मुझे ना MRI डॉक्टर ने डायग्नोस की और मैं हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड अपना लेकर चला गया बड़े हॉस्पिटल में। तो जैसे ही MRI की उन्होंने मुझे प्राइसिंग की तो मेरे 14 नहीं 28 तबक रोशन हो गए, रोंगटे खड़े हो गए। और वो तकरीबन पाकिस्तानी को 70,000 रुपये बन रहा था MRI की फ़ीस ना, जो मैंने पे करनी थी अपनी जेब से। तो मैंने कहा रहने दो, मैं पाकिस्तान जाके करवा लूँगा। यहाँ पर तो वो 7,000 में हो जाती है। बिल्कुल 7,000 में। गवर्नमेंट की तरफ जाएँ तो 3,000 में हमें इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट भी करवाएं तो इतनी महंगी नहीं है। तो हेल्थ सिस्टम पर आप पाकिस्तानी प्राउड कर सकते हैं कि हमारा हेल्थ सिस्टम अच्छा है। उसके बाद लेकिन जो आजकल की गवर्नमेंट है, मैं किसी को निशाना नहीं बनाना चाहता, लेकिन अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको ना क्रेडिट ना लें। मैं कोई प्रो इमरान खान नहीं हूँ, प्रो नून लीग नहीं हूँ। तो आप ये देख लें कि मैंने एक लाइन पढ़ी परसों ना, जो मोबाइल हेल्थ वाली, वो एक क्या उसे कहते हैं, हेल्थ मोबाइल, पता नहीं मुझे उसका नाम भी नहीं आता। उसके ऊपर मरियम साहिबा की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी और उसके साथ लिखा हुआ था मरियम है तो मरहम है। मरियम है तो मरहम है। हाँ। अब मुझे ये बताएं, आप गरीबों को इलाज दे रहे हैं, आपका अच्छा इनिशिएटिव है, आपकी वैन घूम रही है, लेकिन आप उसको एडवर्टाइजमेंट तो ना करें ना कि हर जगह। अब मैं जब आपकी पॉडकास्ट पे आ रहा था तो मैंने देखा कि साफ़ सुथरा पंजाब मुहिम, हमारे शहर के हर इलेक्ट्रिसिटी पोल पे एक पम्फलेट इस तरफ है, एक बैनर इस तरफ है, 2 फेसिंग, मतलब आने वाला भी देखे और जाने वाला भी देखे। और यही पैनाफ्लेक्स है, इस तरह कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ा रहे हैं, कम नहीं कर रहे। और ये बाद में यही आपकी गंदगी की वजह बनेंगे, ब्लॉकेज है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका प्रोजेक्ट है 5 करोड़ का, तो उसमें से ये पम्फलेट और इनकी जो प्रिंटिंग है वो कितने में हुई होगी? नाज़रीन अच्छा अरसलान, वहाँ का एजुकेशन, जो हम बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम के, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम वो कैसा है? एक तो यूनिवर्सिटी लेवल का, दूसरा इसमें ऐड कीजिएगा उनका जो बेसिक है, जैसे 9th-10th हो गया हमारा, एजुकेशन सिस्टम उनका कितना म्यारी है? एजुकेशन सिस्टम में तो हम उनसे बहुत पीछे हैं। जैसे आप हिसाब लगा लें कि हेल्थ जितनी उनकी महंगी है, हमारी सस्ती है, तो एजुकेशन जितनी उनकी अच्छी है उतनी हमारी, समझें कि डाउन टू अर्थ है हमारी एजुकेशन ना, कि ज़मीन से भी नीचे जा चुकी है। हमने, आपको पता होगा, राय फजल साहब हमें पढ़ाते थे तो राय फजल साहब ने 1973 में FSC की थी, 1973 में। उन्होंने भी वही बुक्स पढ़ी थी और जो उन्होंने हमें पढ़ाई, हमें भी उन्होंने वही बुक पढ़ाई। उसके बाद शकूर साहब ने हमें जो केमिस्ट्री पढ़ाई, शकूर साहब ने खुद भी वही केमिस्ट्री पढ़ी। आपकी अपग्रेडेशन कहाँ तक हुई है मैक्सिमम? ये 2012-13 में फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की बुक चेंज हुई थी। तो बस उसके बाद FSC को सर किसने देखना है? बैचलर में आपके अभी तक यूनिवर्सिटी में वो रटियोलॉजी चल रहा है। प्रोफेसर पहले तो आते नहीं हैं, आते हैं तो वो एक मिड से पहले एक लेक्चर लेंगे, नोट्स पकड़ा के चले जाए। मैं यहाँ ऐड करूँगा, हमारी एजुकेशन पॉलिसी इतनी गंदी है, इतनी बुरी है, कोई और वर्ड, कोई बुरा वर्ड मैं वो भी यूज़ करने के लिए तैयार हूँ, कि अब एक नई पॉलिसी आई है कि जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट हैं वो इंजीनियरिंग में जाते थे, मेडिकल स्टूडेंट मेडिकल यानी कि जो फील्ड्स हैं उनमें जाते थे, MBBS करते थे। एक नई पॉलिसी आई है, उसके मुताबिक आपका मेडिकल स्टूडेंट का बच्चा अब इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकता है। तो मीन टू से एक ऐसा बच्चा जिसने 2 साल मैथ को पढ़ा ही नहीं, वो अब 2 साल मेडिकल करने के बाद अब इंजीनियरिंग कर सकेगा। तो एक ऐसा बच्चा जिसने 2 साल मैथ पढ़ा, एक ऐसा बच्चा जिसने 2 साल मैथ नहीं पढ़ा, किसकी कैपेबिलिटी, एबिलिटी, स्किल्स ज़्यादा होंगी इंजीनियरिंग करने के लिए? कि ये हमारे पॉलिसी मेकर्स की समझ नहीं आती वो क्या कर रहे हैं। इस बात पर तो मैं आपके साथ करूँगा इख्तलाफ, क्योंकि हर किसी की कैपेबिलिटी डिफरेंट है। हमारे पाकिस्तान में ही एक धकियानूसी निज़ाम है। आपने अगर बैचलर BBA किया है तो आपने मास्टर क्या करना है? MBA ही करना है। आपने PhD भी करनी है। आपका सेम सब्जेक्ट हो तो आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर खुदा न खास्ता जॉब मिल गई फ्यूचर में, तो आपकी फ़ील्ड सेम होनी चाहिए।
बाकी यूरोप में ऐसा नहीं है, बाकी कंट्रीज़ में ऐसा नहीं इनकी है। पॉलिसी शुरू से ही ऐसी चल रही है, लेकिन हमारी पॉलिसी शुरू में कहते हैं कि नॉन मेडिकल मेडिकल ये हमें तकसीम करनी नहीं चाहिए थी, ठीक है, लेकिन पॉलिसी डिफरेंट डे बाय डे चेंज करते जा रहे हैं। अब कैसा होता है कि मेडिकल का बच्चा आप देखिए पाकिस्तान में ज़्यादा ज़हीन होता है, जो ज़हीन सारे बच्चे होते हैं मेडिकल की तरफ जा रहे होते हैं, नॉन मेडिकल की तरफ थोड़ा कम बच्चे जा रहे होते हैं। अब जब एडमिशन का टाइम आएगा मेडिकल के बच्चों के मार्क्स हमेशा ज़्यादा होते हैं, तो नॉन मेडिकल का बच्चा वो रह जाएगा। पॉलिसी मेकर को थोड़ा देखना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं, ये या तो पहले डिफ्रेंशिएशन ना करें, अगर कर रहे हैं तो फिर उस पॉलिसी को अगर कोई बना रहा है तो सही तरीके से बनाए। आपकी पॉलिसी बनती कहाँ है, मुझे आप ये बताएं। इंडोनेशियन की एक एजेंसी है ब्रिन, रिसर्च एजेंसी है, पूरे इंडोनेशिया में ऑपरेट करती है वो। उनका 1 साल का बजट 1 बिलियन USD है, सिर्फ रिसर्च का। गवर्नमेंट पे करेगी उस रिसर्च एजेंसी को 1 बिलियन USD। एजुकेशन सिस्टम ये देख लें कि आपकी कोई भी मैक्सिमम एक यूनिवर्सिटी टॉप 500 में है, तो आप एजुकेशन का अंदाज़ा लगा लें वहाँ की 10 यूनिवर्सिटीज़ टॉप 500 क्या टॉप 300 में। इस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करता क्योंकि कंट्रोवर्शियल हो जाता है, हर चीज़ पाकिस्तान की नेगेटिविटी में आती है। मैं जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आया हूँ उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आसियन रीजन, जो उनकी अपनी कम्युनिटी है 10 मुल्क, उसमें नंबर 1 है। मेरी जो यूनिवर्सिटी है उसकी रैंकिंग आसियन कंट्रीज़ में पहले नंबर पर है, उन 10 मुल्कों में, जिसमें जापान भी है, कोरिया भी है, थाईलैंड, फ़िलिपीन, मलेशिया एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। एंड एशिया में नंबर 7 पर है, वर्ल्ड में 41 है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें, इससे ज़्यादा मैं एजुकेशन सिस्टम पे बात नहीं करता। हर क्लास में आपको प्रोजेक्टर मिलेगा, PPT से पढ़ाया जाएगा, कोई वाइट बोर्ड ये चॉक बोर्ड कुछ भी नहीं। आप एजुकेशन सिस्टम का आइडिया यहाँ से लगा लें कि मैं जब पाकिस्तान से गया, बैचलर करके गया था, बैचलर IUB का जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान की, उस यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट जो गोल्ड मेडलिस्ट था, टॉपर था, वो वहाँ के बैचलर के पहले सेमेस्टर के बच्चे के इक्वल भी नहीं था। उसके बाद वहाँ पर पहले दिन पहली क्लास प्रोफेसर ने कहा कि ये आपके पास 30 मिनट हैं, ये टॉपिक हैं, इनमें से कोई भी टॉपिक उठाओ, पेपर डाउनलोड कर लो, इंटरनेशनल जर्नल समझो, पढ़ो, उसकी समरी बनाओ, उसकी PPT बनाओ और 30 मिनट बाद ये सामने प्रेजेंट करो। पूरे सेमेस्टर में नहीं करते, पूरे बैचलर में नहीं करते। और तो आप हिसाब लगा लें, हम पाकिस्तान में एक दिन में हमने एक पेपर नहीं मिलता है, ना हम पढ़ते हैं, ना हमारी आदत है, ना हमें प्रोफेसर की तरफ से फोर्स किया जाता है कि ये साइंटिफिक जर्नल पढ़ो और इसको समझो। इंडोनेशिया जैसे मैंने आपको बताया कि G20 का मेंबर है, तो फिर पैसे तो होंगे उनके पास, तो यूनिवर्सिटीज़ भी अमीर हैं, यूनिवर्सिटीज़ बेस्ड स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा हैं। गवर्नमेंटल स्कॉलरशिप KNB वो तो सिर्फ 200 स्टूडेंट्स को मिलती है ना हर साल पूरी दुनिया में से, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ अपनी स्कॉलरशिप बहुत देती हैं, जिसमें वो हेल्थ इंश्योरेंस कवर करते हैं, ट्यूशन फ़ी कवर करते हैं, अकोमोडेशन कवर करती हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़, एयर फेयर करते हैं। आप GIMF पर अप्लाई कर सकते हैं, उसको हम GMIF कहते हैं। उसके बाद आप UI ग्रेड स्कॉलरशिप है, इंडोनेशिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं ये दोनों, यूनिवर्सिटास इंडोनेशिया एंड गाजा मादा यूनिवर्सिटी, ये टॉप 300 में है, 250 में भी हैं। और उसके बाद अंडिप की अपनी स्कॉलरशिप है, यूनिवर्सिटी है वो भी, UNNUS की अपनी स्कॉलरशिप है। उसके बाद गणेशा टैलेंट ITB यूनिवर्सिटी है, उसकी स्कॉलरशिप है। आपको एयर फेयर से लेकर अनटिल आपको लिविंग अलाउंस भी देंगे। अगर आप मुझसे पूछें कि एक पर्सन पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकता है तो वो तो होगा गलत। तो मैंने टाइम स्पेंड किया है ऑलमोस्ट तकरीबन 100 कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि हम समर कोर्सेज अटेंड करते थे, तो वहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ के स्टूडेंट होते थे, एक महीने के समर कोर्सेज भी होते थे। तो अगर मैं कहूँ कि अफ्रीकन मुसलमान, वो आपको कुछ फील देंगे, कुछ गूज बम्प्स से आएंगे ना उनके साथ जब आप बात करोगे। उनका जो नॉलेज है, इस्लाम वहाँ पर नहीं गया, वहाँ पर इस्लाम कैसे गया, तिजारत के ज़रिए। तो हमारी तरह वो गिफ्टेड नहीं है, जैसे हम बाय बर्थ मुस्लिम ये जी, और हमारे बाय चॉइस मुसलमानों में बहुत बड़ी बात है।
उनके पास जो मैंने अफ्रीकन मुसलमान देखे और लेडीज़ देखी, मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुआ। बाकी अगर आप देखें तो हर कंट्री के लोगों में अच्छे बुरे होते हैं। अफ़गानिस्तान, आप समझते हैं कि पठान ऐसे होंगे वैसे होंगे। अब मेरा एक दोस्त था, समझे मेरा बड़ा भाई था, हसीबुल्ला अतीकी, सच अ नाइस गाय। दे लाइक अफ़गानी पीपल आर नॉट बैड, यू जस्ट थिंक लाइक फ्रॉम वेस्टर्न मीडिया गलत पोर्ट्रेट करता है तालिबान। नो, इट्स नॉट अबाउट तालिबान, यू नो, दे आर जस्ट लाइक अ लिटिल पोर्शन ऑफ अफ़गानिस्तान। तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त सिद्धार्थ खुराना, ब्राह्मण है वो, शुद्ध हिंदी, शुद्ध हिंदू। हाँ, तो हमने दोनों ने बैठ के कश्मीर फाइल इकट्ठी देखी। पहले दिन पहली रात मुलाकात और कश्मीर फाइल बैठे देख रहे हैं। अब आपको लगेगा कि हिंदू जो है वो ब्राह्मण होगा और जो शुद्ध हिंदू होगा वो एक्सट्रीमिस्ट होगा। नहीं, कुछ तबका होता है छोटा सा, वो हमारे मुल्क में भी है। तो सिद्धार्थ के साथ मैंने मूवी देखी कश्मीर फाइल, बहुत कंट्रोवर्शियल है। तो जहाँ पर मुस्लिम गलत होते थे मैं कहता था भाई यहाँ पर गलत किया है इन्होंने, जहाँ पे हिंदू गलत होते थे वो मानता था कि यहाँ पर हिंदू गलत हैं। अब ये समझ लो कि मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिया में मेरा एक भाई है, ऐसे ताल्लुकात बनते हैं। और क्या कह सकते हैं, लोग सारे ही अच्छे होते हैं, बस कुछ लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं। हाँ, मुल्क हर दुनिया के लोग बहुत प्यारे, खूबसूरत, रंग नस्ल इन चीज़ों को बाला ताक रखते हुए अगर आप देखें तो हर बंदा प्यारा है। नेशनैलिटी दो तरीके हैं आपके पास, एक तो आप इन्वेस्टमेंट करें और नेशनैलिटी ले लें। दूसरा आप जो मुझसे पूछना चाह रहे हैं वो वही है कि आप शादी करें और नेशनैलिटी ले लें। उनका ये है कि आप सिंगल नेशनैलिटी रख सकते हैं। अगर मैं वहाँ पर शादी करता हूँ तो मुझे पाकिस्तानी नेशनैलिटी छोड़नी पड़ेगी। सही, डुअल नेशनैलिटी नहीं है। तो इसलिए फिर जो भी फ्यूचर में होगा वो सोच समझ कर होगा, आप जैसे भाइयों से सलाह मशवरे के साथ होगा।